अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बहुत ख़ास दिन है, आज बहुत ही अहम दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम भेजने का दिन है। वैसे तो उनके ऊपर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हर दिन, हर हफ्ता, हर लम्हे ही भेजे जाने चाहिए और भेजे जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ़ ख़ुद खुदाए बुज़ुर्ग बरतर बल्कि उसके ला मुतनाही ला महदूद फ़रिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो आज 12 रबीउल अव्वल के दिन आप सबको आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा सा पैगाम है जो इस ख़ास दिन की मुनासबत से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और फिर आगे चलेंगे वीलॉग में बाकी स्टोरीज़ की तरफ। वो ये कि ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से गम और परेशानियाँ भी आती हैं, बहुत सी आपको ऐसी सूरत हाल बाज़-औक़ात फ़ेस करनी पड़ती है जो कि तकलीफ़ देह होती है और बेचैन रखती है आपको। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आपके साथ छोटी सी ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आप में से बहुत से लोग शायद ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे और कुछ शायद नहीं भी कर चुके हों। वो ये कि जब भी कभी आप गमज़दा हों, आपका दिल बहुत उदास हो, परेशान हो और आप बड़े मायूस किसी कैफ़ियत में हों, तो ऐसी सूरत में आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके बाइसे क़ल्बे इत्मीनान होती है, वो क्या है? मैं इस चीज़ पर बड़ा स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि एक तो नमाज, अल्लाह ताला से रुजू, और फिर दूसरी चीज़ जो अल्लाह का एक तोहफ़ा है हमारे लिए, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना। तो मुझे जब भी कभी बेचैनी होती है, या पिछले दिनों जैसे भाई के इंतकाल पर मैं बहुत ज़्यादा गम की कैफ़ियत से गुज़र रही थी और सब्र नहीं आ रहा था, तो ऐसे में मैंने अल्लाह ताला से रुजू के साथ साथ जब दुरूद पाक की तस्बीह शुरू की और दुरूद पाक का सिलसिला शुरू किया, तो यकीन मानिए कि दिल को बड़ा करार आया। और इसके साथ साथ इससे पहले भी जब कभी भी कोई मुश्किल टाइम आता है और कसरत से मैं दुरूद पढ़ती हूँ, तो मुझे उसका बड़ा ज़्यादा समहाउ एक तसल्ली हो जाती है, बड़ा इत्मीनान नज़र आता है और ऐसा लगता है कि कोई तारीक टाइम में रोशनी की कोई किरण जो है वो मुझे नज़र आने लगती है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इस मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए, हमें तमाम आफ़तों बलाओं से बचा के रखे और ख़ास तौर पर हमारे वतन अज़ीज़ पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल कर दे। यहाँ पर जो एक मुश्किलात के अंबार हैं हम लोगों पर, अल्लाह ताला ये मुश्किलात दूर फरमा दे, सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ये हमारी आज ख़ास दुआ है। अब चलते हैं जी आज की स्टोरीज़ की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर लूँ कि जनाब आज पीटीआई का जलसा फाइनली हुआ है। कहाँ हुआ है और कैसा हुआ है, ये आपके साथ थोड़ी बात शेयर करेंगे। फिर इमरान खान साहब अडयाला जेल में किस हाल में हैं, कैसे हैं और उनकी वहाँ डिमांड क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो मैंने गैलप सर्वे का कुछ हिस्सा आपसे पिछले वीलॉग में शेयर किया था, इसमें कुछ और अहम हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। फ़ौज की मकबूलियत से रिलेटेड उस पर भी बात होगी, तो ये भी। और आज एक अच्छी खबर ये भी मिली है कि सहाफ़ी खालिद जमील साहब को ज़मानत मिल गई, जिसके बाद उनकी रिहाई भी अमल में आ गई है। तो वो भी आज के मुबारक दिन अपने घर वापस अपने घर वालों में चले गए हैं, तो उनको भी बहुत मुबारक हो रिहाई। अल्लाह करे कि मज़ीद किसी अब हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं या बहन हैं, किसी के ऊपर भी कोई मुश्किल कम अज़ कम इस सूरत में ना आए कि बिला वजह उसको आज़ादी इज़हार राय की वजह से कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ें। तो चलिए जी, अब चलते हैं ज़रा जलसे की तरफ। करक में आज पीटीआई ने एक छोटा सा जलसा या रैली, जो भी आप इसको एक इज्तिमा का नाम ले लें, वो मुनक़िद किया। और एज़ एक्सपेक्टेड, मतलब अगर कोई हैरान हुआ हो तो हुआ हो, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई ये विजुअल्स देख के कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। बहुत ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आया। और आम तौर पर इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आजकल मुख्तलिफ़ जमातों को जितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इसकी तो कोई उस तरह से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं थी, ना कोई हमने देखा कि बहुत अहम किसी ख़ास मेन मरकज़ी क़यादत में से किसी ने ख़िताब करना था, ऐसा भी कोई मामला नहीं था। लेकिन अब पीटीआई के वर्कर इतने भरे हुए हैं बेचारे, जुल्म सितम सह के, और इस फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर इस कदर इस वक्त ज़्यादा है इस निज़ाम के ख़िलाफ़
कि उन्हें जहाँ कहीं मौका मिलता है कि वो उभर कर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा सकें और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें, तो वो उसका कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। फिर भले वो इमरान खान साहब की अडयाला जेल मुंतकली का मामला हो या कोई छोटी मोटी रैली उन्हें अगर नसीब हो जाए या कोई और भी इवेंट हो, तो उसमें भी वो बाहर निकल कर कोशिश करते हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकें और अपनी जो एक उनकी एक्टिविटी है, जो एक एंथुसिज्म है, उसके साथ जो है वो बाहर निकल सकें। तो करक में भी यही देखने में आया, बड़े हैरान कुन मनाजिर थे। हर मकतबा फ़िक्र के लोग नज़र आते हैं इस इज्तिमा में, और यंग लड़के भी, लड़कियां भी, और उसके साथ साथ हमें बड़ी तादाद में नज़र आते हैं कि बुज़ुर्ग लोग भी। तो काफ़ी एक मिला जुला सा क्राउड नज़र आता है करक में। और करक में इसके साथ ही पास ही ANP का भी जलसा था, बड़ा पुरसुकून वहाँ पे इज्तिमा था और बड़े आराम से लोगों ने वो जलसा जो था वो अटेंड किया। लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस वही था जिसके लिए PTI कारकुनान को अगले इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो तैयार होना पड़ेगा। ये बात तो तयशुदा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको आज़ादाना तमाम सरगर्मियाँ करने की इजाज़त होगी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि रियासती मशीनरी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालेगी, तो ये सब आपकी भूल है। ये आप लिख कर कहीं रख लीजिए कि आपको अगर इलेक्शन मिल भी जाए तो इस इलेक्शन में आपके लिए जो मामलात हैं वो खासे सख्त होंगे, और अगर आपको अभी से उसकी तैयारी करनी पड़े तो आप कर लीजिए। अगरचे भी तो आपका लीडर भी सर पे नहीं है फ़िलहाल मौजूद, लेकिन स्टिल वो आपको देखना पड़ेगा। अभी एक ये छोटा सा इज्तिमा करने की कोशिश थी जो कि एक बड़े इज्तिमा में तब्दील हो गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग हुई, कुछ अफराद को उन्होंने लाठी चार्ज भी किया, और यानी पुरसुकून तरीके से उन्हें कोई भी एक्टिविटी करने नहीं दी जा रही। ये तो एक तयशुदा बात है और ये हम थ्रू आउट देखते रहे हैं पहले भी। अब तो बीच में बड़े अरसे से उन्होंने कोई उस तरह से अनाउंस करके किया भी नहीं ऐसा कोई जलसा वगैरह, लेकिन अगर करें भी तो ये एक अनअनाउंस्ड सा पाबंदी है इनके ऊपर कि ये लोग नहीं कर सकेंगे। तो बाकी तमाम सियासी जमातें आज़ाद होंगी अपनी मुहिम चलाने में, अपने एक्टिविटीज़ करने में, कन्वेंशंस करने में, मामलात करने में, लेकिन PTI को बहरहाल ये फ्री हैंड नहीं मिलेगा बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। तो इस जलसे में एक उसकी झलक आपको पता चल जाती है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल होगी, लेकिन स्टिल इससे ये भी पता चल जाता है कि इसके बावजूद भी लोग बाहर निकलेंगे PTI के और वो वोट करेंगे। अगर वो बग़ैर किसी मरकज़ी लीडर के यहाँ पर आने के अलावा भी आ सकते हैं, जमा हो सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि जब उन्हें वोट करने का मौका मिलेगा तो फिर ये सर्वेज़ वगैरह भी सारे कहीं दूर ही रह जाएंगे, ऐसा नज़र आता है। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब को अडयाला जेल जो मुंतकिल किया गया, वहाँ पर इब्तिदा में तो यही खबर आ रही थी कि उन्हें बेटर क्लास मिल गई है और वहाँ पर उनको बेहतर सहूलियात मिल चुकी हैं। लेकिन आज जो उनके वकला की उनसे मुलाकात हुई है तो उसके बाद उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब के जो बेटर क्लास के हवाले से सारे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, वो सारे प्रोपेगेंडे ही हैं, फॉल्स हैं, फेक न्यूज़ हैं। और इमरान खान साहब को स्टिल अडयाला जेल में भी एक C क्लास में ही रखा गया है, वहाँ पर उन्हें कोई ख़ास सहूलियात नहीं दी गई हैं और स्टिल उनका जो सेल है वो बहुत छोटा है और वहाँ पर शिफ्ट तो उन्हें किया गया ज़रूर अडयाला जेल में, लेकिन सहूलियात उनको बहरहाल बेहतर नहीं मिली। लेकिन साथ ही साथ अगैन उन्होंने ये भी बात रिपीट की है कि खान साहब कहते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इवन अटक में भी सेटल हो गया था, मुझे तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर इन्होंने कर दिया और नहीं भी सहूलतें दी तो मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनका ये मानना है कि वो इस वक्त इबादत कर रहे हैं क्योंकि वो आज़ादी के लिए जेल काट रहे हैं। अलबत्ता ये भी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग मिल रही है कि अडयाला जेल के जो कैदी हैं, और यहाँ पर खासे तादाद में PTI के कारकुन भी हैं, ये भी याद रखिए कि अडयाला जेल में भी काफ़ी तादाद में PTI के कारकुन भी मौजूद हैं। और जब जैसे उन्हें पता चल रहा है कि इमरान खान साहब यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जेल में भी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और ये वाली खबर जो मैं आपको देने लगी हूँ ये कंफर्म मैं नहीं कर सकी अभी अपने सोर्सेज से कोई, लेकिन ये खबर मैंने ज़रूर कहीं पढ़ी है कि इवन वहाँ पर जो जेल में लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से ये जाके रिक्वेस्ट की जा रही है कि
इमरान खान साहब की खिदमत के लिए उनको 1 घंटा ही भले दे दिया जाए, लेकिन उन्हें मिलने दिया जाए। कुछ लोग ख्वाहिशमंद हैं, कैदी वहाँ पर ख्वाहिशमंद है कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए, तो वहाँ पे एक अलग ही माहौल खान साहब ने उधर भी बना लिया है। उधर भी उनका जो वो सीन है ना कि जो मतलब आसपास लोग जमा हो जाते हैं और फिर वो एक उनका ऑरा होता है पूरा, तो वो वहाँ पर भी इवन जेलों में भी वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए और खान साहब के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकें, उनकी गुफ्तगू सुन सकें। तो यहाँ पर भी अब माहौल तो बन चुका है, लेकिन ये बात उनकी कि जो ये खबर दी जा रही थी कि जनाब वो बेहतर सहूलियात में है, तो ये उनके वकला के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता उनके जो ये डील वील की खबरें हैं उसके हवाले से बड़ी क्लैरिटी से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब का वाहिद एक मुतालबा सामने नज़र आ रहा है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है। इसके अलावा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ को आप वापस लाकर इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं तो बेशक लड़वाएं, उसके वापस आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं, अच्छी बात है, बल्कि उन्होंने तो चैलेंज किया हुआ है कि आएँ और उस हल्के से इलेक्शन लड़ें जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ, और वो कैंपेन भी पूरी तरह करें। मैं कैंपेन भी नहीं करता, फिर भी वो उनका चैलेंज है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो स्टिल वो इसी बात पर खड़े हुए हैं और उनका ये मानना है कि इलेक्शन जो है वो आसानी से जीत सकते हैं। और जो लोग हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, ये पीडीएम वाले सारे, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे मुस्तर हैं कि उन्हें अपने लिए कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं चाहिए। वो बस ये चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कारकुनान पर जो एक बहुत ही सख्ती का आलम है, उनकी जो पे दर पे गिरफ्तारियां हैं, गवाह हैं, इन सब सिलसिलों को बंद होना चाहिए। इनके जो सारे जाली मुकदमात हैं वो ख़त्म होने चाहिए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एहतमाम होना चाहिए मुल्क में, ताकि मुल्क आगे जा सके। तो ये उनकी वाइड डिमांड है। अगर इसके ऊपर कोई आता है तो ये डील आप कहते हैं तो डील कहते फिरें, लेकिन इस चीज़ से वो फ़िलहाल कहीं पे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रहे। तो ये है। अच्छा, अब कुछ लोग बड़ी ये बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब को 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए भी इसी किस्म का माहौल था और PMLN को दीवार से लगाया गया था और फिर जनाब 2018 में PTI जीती थी। तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए 1-2 बातें कर दूं। ये बात तो दुरुस्त है कि उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब नाअहल थे और जेल में थे जब 2018 के इलेक्शन कंडक्ट हुए, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो PTI वर्कर्स इस वक्त सह रहे हैं और PMLN के वर्कर्स ने उस वक्त सही हो। ना तो उनके हज़ारों की तादाद में कारकुनान जेलों में थे, नंबर 1। नंबर 2, ना ही उनके जो मुख्तलिफ लीडरान थे वो कोई जेलों में उस वक्त मौजूद थे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा और वो अपोजिशन लीडर बने। और इसी तरह से उनके तमाम ही जो मेन क़यादत थी, जिसमें ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों या PMLN के बाकी जो लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, इन सब ने इलेक्शन लड़ा और इन्होंने आकर अपनी नशस्तें भी संभाली। PTI के सिलसिले में हमें ऐसा नज़र नहीं आता। तमाम जो मेन सीनियर लीडरशिप है उनकी सब की सब जेल में है, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, या फिर उसके बाद जितने भी आप बाकी लीडर्स देख लें जो मेन स्ट्रीम के बाद सेकंड ईयर की भी लीडरशिप है, तो या तो वो जेल में है या फिर उनको पार्टी छुड़वा दी गई है ज़बरदस्ती। लेकिन इमरान खान साहब ज़रूर जेल में हैं, लेकिन उस वक्त PMLN के साथ इस तरह वाला मामला नहीं था। और तीसरी जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये कहा जाता है कि जी कुछ लोगों को ज़बरदस्ती को शामिल करवाया गया 2018 में। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कुछ पहले ज़रूर लोग इधर हुए थे शामिल, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो रिज़ल्ट्स के बाद PTI में शामिल हुए थे। जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो कुछ इसमें शामिल हो गए थे, और फिर कुछ बाकी जो छोटी सियासी जमातें थी उन्होंने फिर एक इल्हाक का उनके साथ ऐलान किया और फिर इस तरह से इत्तेहादी हुकूमत बनी थी। तो जो पहले जलसे जुलूस का मामला था, नंबर 4 जो इसमें एक कंपैरिजन की बात बनती है, वो जलसे जुलूस में आज़ादी है। PMLN ने जहाँ दिल चाहा, जैसे दिल चाहा जलसे किए, उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा था, उनको कोई आंसू गैस की शेलिंग नहीं होनी पड़ी थी, बर्दाश्त करनी पड़ी थी। तो उन्हें एक काफ़ी फ्रीडम थी इस हवाले से कि वो अपनी कैंपेन चला सकते थे। ये तमाम चीज़ें इस वक्त PTI के लिए नापैद नज़र आती हैं। ना ही वो कोई जलसा जुलूस कर सकते हैं, ना उनके लीडरान कोई क़यादत सामने है इस वक्त, और उनके वर्कर्स भी बड़ी तादाद में जेलों के अंदर मौजूद हैं। तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता 2018 में PMLN का और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है PTI की इलेक्शन से पहले। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी ये कोई बैलेंस हो रहा है या कोई मकाफात अमल हो रहा है, या फिर कोई ये कह रहा है अगर कि जी तराजू के पलड़े बराबर हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी कोई बराबरी का सीन नहीं है।
बिल्कुल आपने तराजू के पलड़े ऐसे करनी है। PMLN को जितवाने के लिए हर तरह की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन PTI को हरवाने के लिए उससे ज़्यादा कोशिश हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये एक बिल्कुल ओपन है, और इसमें अगर कोई मेरा ख्याल है रद्दोबदल करता है तो ये बिल्कुल ही फैक्ट्स के साथ खेलने वाली बात है। और लास्टली मैं ये बात कर दूँ, एक अहम जो खबर आ रही है जी गैलप में फ़ौज की मकबूलियत के हवाले से, कि सबसे जो इस वक्त भी मकबूल तरीन इंस्टीट्यूशन है वो फ़ौज है, और 85% से भी ज़्यादा जो है 88% में भी है, 86% उनकी जो है इस वक्त मकबूलियत है। और इस पर सब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जी स्टिल अवाम जो है कितना फ़ौज के साथ प्यार करते हैं और एतमाद करते हैं फ़ौज के ऊपर, और बिला वजह यहाँ पर ये बात फैलाई जाती है मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि जनाब देखिए अवाम और फ़ौज में तो पता नहीं कोई दूरियाँ आ गई हैं या कोई खलीज हायल हो गई है। तो पहली बात तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि गैलप सर्वे की जो ऑथेंटिसिटी है या जो उसकी जो भी मामलात हैं उसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं। लेकिन जहाँ तक फ़ौज के मामले की बात है, फ़ौज के जो सिपाही कोई सरहद पे खड़े हैं या जो फ़ौजी हमारा दहशत गर्दों के साथ जंग लड़ता है, उनसे बिल्कुल अवाम प्यार करती है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उन फ़ौजियों को, उन शहदा को सभी लोग कोई किसी तफरीक के बगैर ही सलाम पेश करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अगर आप ये कहें कि जो फ़ौज की हालिया पॉलिसीज़ हैं या उस पर लोगों का एतमाद है या नहीं है या उस तरह, तो मुझे सिर्फ एक इसमें कोई बात अगर समझा दे या उसका जवाब दे दे तो बड़ा आसान हो जाएगा मुझे समझना कि आखिर क्या वजह है कि हमेशा एक चीज़ हमें नज़र आती है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बड़ा बिकता है। अक्सर आपने ये बड़े सीनियर तज्ज़ियाकारों से सुना होगा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बड़ा बिकता है, और वो हम देखते भी हैं कि जो भी सियासी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जब मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहती हूँ तो आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं कि अस्करी क़यादत की, फ़ौजी की बात नहीं मैं करी, अस्करी क़यादत की बात कर रही हूँ। तो जब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया कहते हैं तो वो चाहे पीपल्स पार्टी ने बनाया तो उसकी ग्राफ ऊपर गया, अगर वो नवाज़ शरीफ ने बनाया तो उसका ग्राफ ऊपर गया, अगर वो PDM ने मिलके बनाया तो उसका ग्राफ ऊपर गया, और अगर अब वो PTI की तरफ से नज़र आता है तो उसका ग्राफ ऊपर है। तो ग्राफ ऊपर क्यों जाता है? ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या है कि अवाम उस पार्टी के साथ खड़े हैं, उसके बयानिए के साथ खड़े हैं। तो फिर जब आप ये बात कहते हैं कि अवाम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया सपोर्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अवाम को वो बात सही लगती है जो वो उस वक्त की जिस भी सियासी जमात को आप ले लें मिसाल के तौर पर, कि जिसने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखा हो। तो अगर इतना ही अवाम को एतमाद है, इतना ही फ़ौजी पॉलिसीज़ पर और उनके किसी भी किस्म के किरदार पर किसी को अगर कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि हमेशा ही जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो अवाम में इतना मकबूल होता है, और वही लीडर या वही पार्टी हमेशा अवाम की कबूलियत हासिल करती है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखती है। तो इसका मुझे कोई गुत्थी समझा दे कि क्या वजह है फिर, अगर इतना ही सबको एतमाद है फ़ौज की पॉलिसीज़ पर और उनके किसी भी किस्म के किरदार पर अगर किसी को एतराज़ नहीं है। आज यहीं पे बात को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।